Hi everyone, welcome to my channel Book and Pen. I am Jasmine. Today we are going to study about Class 9th History, Unit 1, the French Revolution. Chapter 1 we have already done. You can watch my previous video at my channel. So today we are going to study about Chapter 2, the outbreak of the revolution. फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत. ठीक है. So if you found this video helpful, then please give it a like, share and subscribe my channel. So let's begin. Yes. Louis XVI had to increase taxes, for which reasons we have learned earlier. In France of the old regime, the monarch didn't have the power to impose taxes according to his will alone. He had to call a meeting of the States General, which would then pass his proposals for new taxes. तो लुइस 16 जो कि 1789 में फ्रांस के राजा बने थे, उन्होंने टैक्सेस क्यों बढ़ाए थे, इसके रीजंस हम पहले पढ़ चुके हैं. उसका एक मेन रीज़न था ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस विच हैज़ अकर्ड इन फ्रांस ड्यू टू वॉर, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर. तो जो फ्रांस था वो पिछले कई सालों से उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी. क्यों हो गई थी? फाइनेंशियल क्राइसिस इन्हें बोलते हैं जब किसी देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है. तो वो क्यों हो गई थी? क्योंकि जो फ्रांस था वो बहुत सालों से युद्ध लड़ रहा था. किन के लिए युद्ध लड़ रहा था, किसके खिलाफ लड़ रहा था? तो वो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था. ठीक है, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ के साथ वो लड़ रहा था. किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ वो युद्ध लड़ रहा था 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए. So in France of the old regime, the monarch didn't have the power to impose taxes according to his will alone. He had to call a meeting of the States General, which would then pass his proposals for new taxes. तो फ्रांस में, पुराने शासनकाल के फ्रांस में जो मनाक था, जो किंग था, उसके अकेले के पास ये पावर नहीं थी कि वो सारी की सारी स्टेट पे अकेला ही टैक्सेस लगा दे. So now what he had to do? He had to call a meeting of the States General to pass proposals for new taxes. तो उसे स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी. नाउ व्हाट इज़ द स्टेट जनरल? स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी, एक राजनीतिक संस्था थी स्टेट जनरल, टू विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे. द monarch डिसाइडेड व्हेन टू कॉल द मीटिंग ऑफ द बॉडी. तो ये मीटिंग संस्था की कब बुलाई जाए, इसका जो फैसला था वो सम्राट ही करता था, यानी कि राजा ही कहता था कि कब बुलाई जाए मीटिंग. तो आखिरी बार इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में की गई थी. कब से पहले? 1789 से पहले ये आखिरी बार हुई थी. ठीक है. सो स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी, एक राजनीतिक संस्था थी, जिसमें तीनों स्टेट, हमने पढ़ा है कि 18th सेंचुरी में जो फ्रांस था वो 3 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था. तो वो तीनों स्टेट्स अपने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो भेजते थे, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, जिनमें से सिर्फ 1 को ही राइट टू वोट था, जिनमें से एक असेंबली का सिर्फ एक स्टेट का सिर्फ एक बंदा ही जो था वो वोट कर सकता था. सो ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 called the meeting of the States General to pass proposals for new taxes in the hall of Versailles. तो वर्सलिस के एक बड़े से हॉल को, शानदार से हॉल को सजाया गया. कब? ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 ने मीटिंग बुलाई 1789 5 मई 1789 को. ठीक है. किसके लिए? टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस, नए टैक्स कर बनाने के लिए. तो उसमें फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर्स थे, सेकंड स्टेट के 300 मेंबर्स थे, और जो थर्ड स्टेट थी उसके 600 मेंबर्स थे. So voting in the State General in the past had been conducted according to the principle that each state has one vote. This time, Louis XVI wanted to continue the same practice, but the members of the third state wanted the right of one person, one vote, and one value. The king refused to do so, and the members of the third state moved out of the assembly in rage. तो जो पहले से चलती आ रही थी ना, ये पहली बार थोड़ी ना हो रही थी स्टेट जनरल की मीटिंग, ये पहले होती थी. तो पहले इसका एक प्रिंसिपल होता था कि हर स्टेट के पास अपना एक ही वोट होगा, चाहे उसमें 300 मेंबर्स आएँ, चाहे 600 मेंबर्स आएँ, लेकिन उसका राइट टू वोट सिर्फ एक पर्सन के पास ही होगा. तो इस बार भी जो लुइस 16 थे, राजा थे फ्रांस के, वो इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहते थे. लेकिन द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वांटेड द राइट ऑफ वन पर्सन, वन वोट एंड वन वैल्यू. लेकिन जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर थे वो लोग, है ना, 1 पर्सन, 1 वोट एंड 1 वैल्यू का राइट चाहते थे. तो राजा ने ऐसा करने से मना कर दिया. तो वो लोग वहाँ से नाराज़ होकर चले गए.
लेकिन सोचने वाली बात है कि थर्ड स्टेट के लोगों ने जब इतने सालों से ये चलते ही आ रहा था तो उन्होंने ये तो उन्होंने ये राइट क्यों मांगा? वो इसलिए क्योंकि उनके साथ हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। बाकी बातें हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इस यहाँ पर भी इस असेंबली में भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। कैसे हुआ? जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे उन्हें भी चेयर्स दी गई यहाँ पे बैठने के लिए, सेकंड स्टेट को उसके ऑपोजिट बिठाया गया कुछ इस तरह से, जैसे हम आगे सेंटर टेबल लगा दें इस तरह चेयर होंगी, है ना। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको उनके पीछे खड़ाया गया, उनको पीछे खड़ा कर दिया गया। तो यही थोड़ी सी अजीब लगा उन्हें, है ना। तो इसलिए क्योंकि तब तक जो फ्रांस था वो काफ़ी आगे निकल चुका था, क्योंकि उन्हें ब्रेड तक नहीं मिल रहे थे, तो काफ़ी जर्नलिस्ट भी आगे आए थे जो कि चाहते थे कि थर्ड स्टेट अपने हक खुद प्राप्त करें। तो जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो एकदम नाराज़ हो गए थे किंग से। उन्होंने बस ये तय कर लिया था कि अब तख्ता पलट होगा, अब हमें किंग के अंदर नहीं रहना। तो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट असेंबल्ड इन अ हॉल ऑफ अ टेनिस कोर्ट। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो एक टेनिस कोर्ट के हॉल में इकट्ठा हुए, वेयर इन वर्सलीज ऑन 20 जून को वर्सलीज के एक टेनिस कोर्ट के हॉल में इकट्ठा हुए और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज द नेशनल असेंबली। They decided not to disperse till they limit the powers of the monarch by forming a constitution of the France. Okay? तो उन्होंने थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो सम्राट की, उनके राजा की, उनके किंग की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं कर देते, तब तक ये असेंबली नहीं रुकेगी। ठीक है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब तक वो किंग की पावर को एक नियंत्रित रूप में कन्वर्ट नहीं कर देते तो दे वुड नॉट डिस्पर्स। तो उनका जो नियंत्रण था, दे वर लेड बाय मिराबियो एंड एबेसीज। तो हर एक लहर का अपना एक वो तो होता ही है ना, भी एक तरह से हम कह दिए नेतृत्व करने वाला उनका लीडर। तो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटब्रेक के जो लीडर थे वो थे मिराबियो एंड एबेसीज। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, लीडर्स के बारे में। मिराबियो वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली बट ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। He also brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. Abbasid was originally a priest. तो जो मिराबियो थे वो एक नोबल फैमिली सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे, लेकिन वो ये समझते थे एक तरह से कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वो थर्ड स्टेट के लोगों के हक में आए। उन्होंने काफ़ी जनरल्स निकाले और जो वर्सलीज पे टेनिस कोर्ट ओथ वाली जगह पे उन्होंने काफ़ी स्पीचेस भी दी। आबेसीज जो थे वो एक प्रीस्ट थे, एक पंडित थे, जिन्होंने एक पैम्पलेट निकाला था कि व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, कि ये थर्ड स्टेट आखिर है क्या। So when the National Assembly was busy at Versailles in drafting a new constitution, severe winter reduced the harvest. The price of the bread rose. Even the bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in queues, the crowd of angry women stormed into the shops. Okay. At the same time, the king ordered the troops to move into Paris. So on July 14th, the enraged crowd destroyed the prison of Bastille. तो जिस वक्त जो नेशनल असेंबली थी वो अपना संविधान को ड्राफ्ट करने ही, इट वाज बिजी इन ड्राफ्टिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तब पूरा फ्रांस ना एक तरह से आंदोलित हो रहा था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सवियर विंटर हुई जिसके कारण सारी की सारी फसल मर गई और ब्रेड की कीमतें जो थी वो आसमान छू रही थी उस तरफ उन दिनों में। तो जब बेकरी मालिक थे, जो बेकरी चलाते वगैरह थे, उन्होंने भी स्थिति का फ़ायदा उठाया है ना, तो वो जमाखोरी करने लग गए। ऐसी स्थिति फ्रांस में बन गई कि उससे संभालना अब उनके किंग लुई 16 के लिए भी मुमकिन नहीं था। तो इसलिए उन्होंने जो ट्रूप्स थे, वो किंग डर गया, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो राजधानी जो थी फ्रांस के उस वक्त वो पेरिस थी, तो वो पेरिस में जाके रहेंगे। तो उसने किंग ने सभी अपने ट्रूप्स जो थे, अपनी सेना को ऑर्डर दे दिया कि पेरिस चलो। तो जो गुस्सा हुई औरतें थी उन्होंने जो बेकरी की दुकानों थी उन पर हमला कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद जब उन्होंने हमला किया तो उसके बाद जुलाई 14 को ही उन्होंने बेस्टिली की जो प्रिजन थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, एकदम नस्तो नाबूद कर दिया। ठीक है, एक तरफ तो ये सब हो रहा था, फ्रांस आंदोलित, और दूसरी तरफ एक अफवाह फैल रही थी, रूमर्स वर स्प्रेडिंग दैट, कि जो किसान थे, कि जो बड़े जागीरदार हैं, है ना, वो लोग किसानों की जो फसलें हुई हैं, जितनी भी थोड़ी बहुत तो हुई हैं, है ना, तो उनको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। भी जो फ्रांस के भी वो जो
थे, हमारे सेकंड स्टेट के लोग थे जो ये ज़मीन वगैरह का सब देखते थे, कि उन्होंने ब्रिगेडियर्स के ना एक बैंड्स बना लिए हैं जो कि उनकी जितनी भी फसल हुई है उसे तबाह करना चाह रहे हैं। तो इन पैनिक फार्मर्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स seized their polls and a riot and attacking outposts. They looted hoarding grains and burned the documents containing manual records. A large number of nobles left the countryside and started migrating to another countries. तो घबराए हुए जो किसान थे उन्होंने काफ़ी स्टेट्स पे हमला कर दिया, जो उनकी आउटपोस्ट बनी हुई थी यानी कि एक तरह से चौकियाँ थी उन्हें तबाह कर दिया, और जितना भी ग्रेन हुआ था कच्चा पक्का उन्होंने वो सब लूट लिया, और जो ज़मीन के कागजात वगैरह थे वो सब जला दिए। तो एक पूरी तरह से एक पूरा का पूरा फ्रांस आंदोलित हो गया था, और जो सेकंड स्टेट के ये जो नोबल्स थे वो डर गए, इसलिए कई तो देश छोड़ के भाग गए और कई दूसरी जो बाकी कंट्रीज़ थे वहाँ पे माइग्रेटिंग करनी उन्होंने शुरू कर दी। तो इस तरह से ये जो था रिवॉल्ट था, एक तरह से आउटब्रेक था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का, एक तरह से बड़े रिवॉल्ट की तरह हो रहा था ये। तो जब इसकी पावर बढ़ने लगी तो उसकी बढ़ती हुई पावर को देख के Louis XVI finally accepted the National Assembly and the principle that his powers would now be checked by a constitution. तो लुई 16 ने नेशनल असेंबली की प्रतिनिधिता स्वीकार कर ली, उसने ये ठीक है उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये भी मान लिया कि अब उसकी सत्ता को, अब उसका जो राज उसका सारा चल रहा है, अब से उस पर संविधान का अंकुश होगा, एक तरह से स्टॉपेज लग जाएगा संविधान का, और उसकी जो सारी की सारी पावर्स होंगी नाउ बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। The Assembly passed an order abolishing the feudal system and liabilities and taxes on the night of 4 अगस्त 1789 को। जो असेंबली थी 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम को एकदम अबॉलिश कर दिया, एकदम बंद कर दिया। अब हर एक के ठीक है The other two states also forced to give up their privileges such as these were abolished and the lands owned by the church were also confiscated. तो जो बाकी की जो 2 स्टेट थी वो हमने पहले पढ़ा है कि काफ़ी प्रिविलेजेस उन्हें बाय बर्थ दिए जाते थे, तो वो भी फोर्स हो गए। दे वर ओब्लाइग्ड टू गिव अप देयर दीज प्रिविलेजेस। तो ये प्रिविलेजेस कौन कौन सी, जैसे हमने पढ़ा थे अपनी 1/10 पार्ट अपनी जो कमाई का उन्हें देना पड़ता था वो उसे बंद कर दिया गया, बैन लग गया उस पर। और जो लैंड थे जो चर्च ओन करती थी उन्हें भी बांट दिया गया। तो हमने पहले पढ़ा है ना कि फ्रांस जो था 3 बिलियन लिवर्स के कर्जे में था, युद्ध के कारण उसके ऊपर 1 बिलियन कर्जा और बढ़ गया था, पहले तो वो 2 बिलियन लिवर के भी था, है ना। तो इस तरह से जो उन्होंने नेशनल असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उन्होंने सारा का सारा अपना वो सिस्टम शुरू किया, तो इस तरह से जो वो पूरी गवर्नमेंट थी उसे ऑलमोस्ट 2 बिलियन लिवर्स तक का फ़ायदा हुआ। उन्होंने इतना कंट्रोल कर लिया एक तरह से, ठीक है, तो उन्हें 2 बिलियन लिवर्स तक का फ़ायदा हुआ। सो नाउ फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो फ्रांस अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब एक ऐसा देश जिसमें राज तो राजा ही करेगा, लेकिन उसकी जो पावर्स होंगी वो एक कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेगा, ठीक है। तो जो नेशनल असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में पूरा किया था। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था हमने पहले पढ़ लिया, उनका जो मेन मोटो था वो यही था कि हमें किंग की पावर को लिमिट देनी है बाय असाइनिंग अ सच अ सिस्टम, ऐसा एक सिस्टम बना के जिसमें in which the powers instead of being constructed in hands of one person, जिसमें पावर्स जो थी एक हाथ में देने की जगह, एक पर्सन को देने की जगह, were now separated and as now new system begins in which all the powers are in the hands of legislative, executive and judiciary, जिसमें कि जो पावर्स हैं वो एक राजा के हाथ में होने की बजाय एक भी काफ़ी और लोगों की होंगी, है ना। जैसे कि हमारे इंडिया में चल रहा है हमारा सिस्टम, हमारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, तो फ्रांस में भी उन्होंने यही सिस्टम शुरू कर दिया। उन्होंने नेशनल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि अब फ्रांस इस तरह से चलेगा। ये नया सिस्टम बना दिया गया जिसमें कि सारी की सारी पावर जो थी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के हाथ में थी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave legislative powers to the National Assembly which was indirectly elected. तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि अब जो सारी की सारी पावर्स थी वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पास थी। लेजिस्लेटिव जो था, लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉज बनते थे, एग्जीक्यूटिव वो उन्हें एग्जीक्यूट करती थी और जुडिशरी उन लॉज की रक्षा करती थी, उन्हें तोड़ने वालों को सज़ा वगैरह दी जाती थी, है ना। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गिव लेजिस्लेटिव पावर टू द नेशनल असेंबली। तो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन है, जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हुआ तो उन्होंने नेशनल असेंबली को बहुत सी पावर दे दी, ठीक है, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती थी। जैसे
इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जैसे सब लोग नहीं इलेक्ट करते थे, भी बीच बीच में से कुछ जिन्हें वो चाहते हैं, ठीक है। दैट इज़ द सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ वोटर्स हु इलेक्टेड असेंबली। तो जो सिटीजन्स थे, जो आम लोग थे, वो वोटर्स के ग्रुप को इलेक्ट करते थे, ठीक है। और फर्दर वो वोटर्स का जो ग्रुप था वो असेंबली को इलेक्ट करता था, ठीक है। तो इस तरह से जो आम सिटीजन्स थे उनके पास तो सिर्फ वोटर से सिलेक्ट करने का ही राइट था, लेकिन जो वोटर्स थे वो आगे किसी को भी अपनी असेंबली में शामिल कर सकते थे, ठीक है। तो जो फ्रांस थी, द सिटीजन्स ऑफ द फ्रांस वॉज डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज एट दिस टाइम। तो जो फ्रांस की जो सिटीजन्स थे वो इस टाइम नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन बना जब 1791 में, इस टाइम पर वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए थे। कौन कौन सी? फर्स्ट इज द एक्टिव सिटीजन्स, ओनली मेन ओवर द एज ऑफ 25, okay, who had been given the status of active citizens, who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer wages. They only they have the right to vote. तो एक्टिव सिटीजन्स में वो लोग आते थे जो लोग जो लोग 25 लोग भी नहीं कह सकते, सिर्फ आदमी जो कि 25 साल की उम्र के ऊपर थे और जो कि एक लेबर के 3 दिनों के वेजेस के अनुसार जो थे टैक्स पे करते थे, उनके पास ही सिर्फ ये राइट टू वोट था, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट पैसिव सिटीजन्स। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लासेस एट पैसिव सिटीजन्स। तो जो बाकी की जो औरतें बची और जो बाकी के जो आदमी बचे जो कि 25 साल की उम्र से कम थे, है ना, तो वो उन सबको पैसिव सिटीजन्स बताया गया, जो कि वोट नहीं कर सकते थे। अ मैन शुड बिलोंग टू द हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट टू क्लासीफाई एज एन इलेक्टर इन द नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली में एक इलेक्टर बनने के लिए एक आदमी को, सिर्फ आदमी को जो कि 25 साल के ऊपर है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। उसे अपने समाज के सबसे ऊपर के टैक्स जो थे ना, भी जितना ज़्यादा वो टैक्स भरेगा उतनी ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी नेशनल असेंबली में एक इलेक्टर के रूप में आने की। तो जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे प्रीएम्बल से शुरू होता है ना, उसी तरह फ्रांस का था। तो वो कैसे शुरू होता है? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो ये देखिए इस तरह से कुछ फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शुरू होता है, उसकी स्टार्टिंग दी हुई है। उसमें जो थे कई राइट्स दिए गए थे, सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो इन सब राइट्स को उन्होंने कहा था कि दीज आर नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, इन्हें उनसे कोई नहीं छीन सकता। दे आर द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन विच बिलोंग टू ईच सिटीजन बाय बर्थ एंड कुडंट बी टेकन अवे। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट दैम, क्योंकि जो स्टेट की ड्यूटी थी कि वो उन जो थे राइट्स को उनको प्रोटेक्ट करे। तो हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारे एंड में ना ये 10 सिम्बल्स ये हुए, पॉलिटिकल सिम्बल्स ऑफ फ्रांस, जो कि उनकी इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने दिए थे राजा के। सो फर्स्ट इज़ द ब्रोकन चेन्स। जो चेन्स थी, हमने पहले चेन्स होती थी ना, वो उनका क्या काम होता था कि उनसे जो गुलाम होते थे ना उन्हें बांध कर रखा जाता था। सो एक ब्रोकन चेन दी हुई है, फर्स्ट सिंबल है हमारा, इसका मतलब है द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, इसका मतलब है आज़ाद होना। सेकेंड है द बंडल ऑफ रॉड्स का एक पूरा गुच्छा। इसका मतलब ये है कि एक रॉड को तो कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन पूरे बंडल को तोड़ना, हाथ से तोड़ना तो एक ऑलमोस्ट नामुमकिन है। सो इट मीन्स दैट स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, एकता में शक्ति है। हमने पढ़ा है ना, पहले स्टोरीज भी काफ़ी होती थी। सो थर्ड इज द आई विद इन द ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, ठीक है। एक ट्रायंगल है, उसमें एक आँख बनी है जो कि सूरज की रोशनी ग्रहण कर रही है। इसका मतलब ये है कि ऑल आई सीइंग स्टैंड्स, ऑल सीइंग आई, मतलब कि सब कुछ देखने वाली आँख जो है वो नॉलेज यानी कि हमारी शिक्षा का प्रतीक है। इसका मतलब ये है कि सूरज की किरणें जो हैं वो इग्नोरेंस, अनपढ़ता के काले बादलों को हटा देंगी। स्केप्टर, ये रॉयल पावर यानी कि राजसी निशान था एक तरह से। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम टू फॉर्म अ रिंग, तो एक स्नेक है बनाया हुआ है ना, जो कि अपनी ही पूंछ को काट रहा है। ये अटर्निटी का सिंबल है। इस रिंग, ये जो रिंग है इसकी ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई एंड है। नेक्स्ट इज द रेड फेरिजियन कैप, एक फेरिजियन कैप है। तो ये जो कैप्स हैं वो स्लेव्स जो थे, गुलाम थे, वो पहनते थे। कब? जब वो फ्री हो जाते थे। लेकिन इस कैप को पहनने का अधिकार औरतों को नहीं था, औरतों को ये अधिकार नहीं दिया जाता था। ब्लू, वाइट एंड रेड, ये फ्रांस के नेशनल कलर्स हैं। इन्हें एक पर्सोनिफिकेशन की गई है, इन्हें एक औरत के रूप में दिखाया गया है। विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, तो एक औरत है जिसके पंख दिए हुए हैं।
इसका मतलब है ये एक लॉ का प्रतीक है, एक तरह से ये कानून का प्रतीक है। द लॉ टैबलेट, ये एक टैबलेट बना हुआ है जिसे लॉ टैबलेट कहा जाता है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड इक्वल एंड ऑल इक्वल बिफोर इट। तो इसमें दिया हुआ है कि जो लॉ है वो सभी के लिए सेम है और सभी इसके सामने इक्वल हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर and subscribe my channel Book and Pen for these kinds of latest updates. So thank you.